हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू स्नैप्स लेट्स लर्न एकेडमी। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की संरचना कैसे की जाती है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि कैसे इस एक ऑपरेटिंग सिस्टम को स्ट्रक्चर किया जाता है, संरचना किया जाता है। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। अब यहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर्स के बारे में। अगर से हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो ये जो सिस्टम है ये बहुत ही लार्ज और कॉम्प्लेक्स है, यानी बहुत ही बड़ा और जटिल है। ठीक है, जब हम बात करते हैं मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, और इसको बहुत ही केयरफुली इंजीनियर्ड करना पड़ेगा, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के द्वारा बनाना पड़ेगा या डेवलप करना पड़ेगा इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, इफ़ इट इज़ टू फंक्शन प्रॉपरली एंड बी मॉडिफाइड ईजिली। यानी फंक्शंस प्रॉपरली काम करने के लिए और किसी भी संरचना में कोई बदलाव लाने के लिए, यानी कि मॉडिफिकेशन करने के लिए आसानी हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के द्वारा हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को केयरफुली इंजीनियर्ड करना है, यानी कि बनाना है। तो इसके लिए एक सामान्य अप्रोच क्या होता है? सामान्य अप्रोच ये होता है कि जहाँ पे टास्क को हम स्मॉल कंपोनेंट्स में या फिर मॉड्यूल्स में तब्दील करते हैं। अ कॉमन अप्रोच इज़ टू पार्टीशन द टास्क इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स rather than have one single system। यानी एक सिस्टम की संरचना करते समय उस सिस्टम को क्या किया जाता है? कई भागों में विभाजित किया जाता है, यानी कि कामों के अनुसार उनको विभाजित किया जाता है, पार्टीशन किया जाता है छोटे छोटे कंपोनेंट्स में, या फिर उनको हम मॉड्यूल्स भी कहते हैं। Each of these modules should be well defined portion of the system which carefully defined interfaces and functions। यानी इस एक ऑपरेटिंग सिस्टम की संरचना में जब हम मॉड्यूल्स को डिवाइड करते हैं, यानी कि पूरे सिस्टम को मॉड्यूल्स में जब हम तब्दील करते हैं, हर एक मॉड्यूल अपने आप में सिस्टम के जैसा काम करता है और वो वेल डिफाइंड पोर्शन ऑफ द सिस्टम होना चाहिए, यानी कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अभिन्न अंग के तौर पर उसको अच्छी तरीके से वेल डिफाइंड तरीके से संरचना करना चाहिए। जिससे ये होता है कि जब हम कई सारे मॉड्यूल्स को एकत्र करके उसको कंबाइन किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो प्रॉपर इंटरफेसेस हो, फंक्शंस प्रॉपरली काम करें उन मॉड्यूल्स में। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है? बहुत ही सूक्ष्म रूप से हम उन सभी पोर्शंस को बनाना पड़ता है। यानी कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पे M1 बोल के लिखता हूँ, यानी मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 M2, ऐसे कई सारे मॉड्यूल्स हैं। मान लीजिए कि और एक M3 नाम का मॉड्यूल है, M4 नाम का मॉड्यूल है। तो उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पे 4 मॉड्यूल्स लिए हुए हैं। अब चारों मॉड्यूल्स जो है, जब इंडिविजुअली हम लोग इनको डेवलप करते हैं, बनाते हैं, बनाने के बाद इनको इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में हम कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। सभी मॉड्यूल्स के बीच में एक दूसरे से कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करते हैं। तब क्या होता है? ये सारे मॉड्यूल्स सिस्टम में जोड़ा जाता है, यानी कि इन सारे मॉड्यूल से सिस्टम बनाया जाता है। तो हर मॉड्यूल में नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं, ठीक है, और इंटरफेसेस होते हैं। इंटरफेसेस यानी कि ये मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से कैसे बात करेगा, कैसे कनेक्ट होगा, किस प्रकार का कम्युनिकेशन करेगा और किस तरीके का व्यवहार उसका रहेगा एक दूसरे के बीच में, तो ये बताते हैं इंटरफेसेस। तो इस प्रकार से हमें क्या करना होता है? जब भी
सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, किसी सिस्टम को डेवलप किया जाता है, तो उस सिस्टम को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। ठीक है, उस सिस्टम को डिवाइड किया जाता है जिनको हम मॉड्यूल्स बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर MS DOS, यानी कि एक उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर का। MS DOS एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर वाला उदाहरण है। हम इसे सिंपल स्ट्रक्चर इसलिए बोल रहे हैं, एप्लीकेशन जो प्रोग्राम होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम के ज़रिए यूज़र क्या कर सकता है, डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। बायोस डिवाइस ड्राइवर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है, यानी कि हार्डवेयर कंपोनेंट जो होता है, उसके साथ भी यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है। यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है, या सिस्टम प्रोग्राम और डिवाइस ड्राइवर के ज़रिए भी कनेक्ट हो सकता है। इसके बाद आता है मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। देखिए, मैं और एक बार से इस एक सिंपल स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं। यहाँ पे समस्या क्या होती है, जब एप्लीकेशन प्रोग्राम डायरेक्टली डिवाइस ड्राइवर के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे जब यूज़र डायरेक्टली इसके साथ बात करेगा तो ना ही सिस्टम प्रोग्राम ना ही डिवाइस ड्राइवर के साथ वो कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, तो ये लेयर्ड अप्रोच है, यानी कि जो भी समस्या होगी, अगर से कोई डिफ़िकल्टी आती है हार्डवेयर एक्सेस में या हार्डवेयर अनअवेलेबल रहते हैं, तो यूज़र उनके साथ काम नहीं कर सकता है। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर में, सिंपल यानी कि बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है MS DOS। MS DOS में हम कमांड देके कमांड इंटरप्रेटर के ज़रिए कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, डायरेक्टली हम हार्डवेयर के साथ या बायोस डिवाइस ड्राइवर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद आता है मोनोलिथिक स्ट्रक्चर बोल के, इसको भी हम सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं, राइट। सो ऑर्गेनाइजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नो स्ट्रक्चर एट ऑल, यानी नो स्ट्रक्चर एट ऑल मतलब इसका कोई ढांचा नहीं होता है, ठीक है, इसका कोई स्वरूप नहीं होता है। दैट इज प्लेस ऑल द फंक्शनैलिटी ऑफ द कर्नल इनटू a single static binary file that run in a single address space। इसका मतलब क्या होता है, यानी इसका कोई ढांचा नहीं होता है, तो जो सारे फंक्शनैलिटीज़ होते हैं, फंक्शनैलिटीज़ भी डिवाइडेड नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल स्ट्रक्चर में हमने देखा वैसे डिवाइड नहीं किए जाते हैं। ओके, जो कर्नल होता है, कर्नल का एक सिंगल फाइल होता है, वो स्टैटिक बाइनरी फाइल होता है और एक सिंगल एड्रेस स्पेस पर वो रन किया जाता है, उसे हम मोनोलिथिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। सो दिस अप्रोच इज अ मोनोलिथिक स्ट्रक्चर इज अ कॉमन टेक्निक फॉर डिजाइनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करना है तो आपको सबसे पहले क्या है, स्टैटिक बाइनरी फाइल को बनाना है और सारे कर्नल के फंक्शनैलिटीज़ उसमें ऐड करना है, और ये जो फाइल है ये सिंगल एड्रेस स्पेस का इस्तेमाल करके अपने कामों को परफॉर्म करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर से हम ये डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे यूज़र मोड आएगा, हैंडल अदर ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर्स, एंड कर्नल मोड क्या हैंडल करेगा, ओनली द बेसिक फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। जैसे फाइल मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, IO मैनेजमेंट है, राइट। तो ऑलरेडी यूज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज बोल के हमने पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर्स में, उसमें इन सभी के बारे में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो कर्नल मोड में ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज है ये रन होंगे मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में। अगर से उदाहरण के स्वरूप अगर से मोनोलिथिक स्ट्रक्चर का ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण लेते हैं यहाँ पे, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स है, मैक OS है। इसके बाद लेयर्ड अप्रोच आता है, क्योंकि मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में सिंगल एड्रेस स्पेस का इस्तेमाल होता है और स्टैटिक बाइनरी फाइल रहेगा, ठीक है। तो उस कारण से हम क्या है, जो मोनोलिथिक अप्रोच होता है इसको हम टाइटली कपल्ड सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि जो चेंजेस करना है किसी भी एक पार्ट में सिस्टम के,
तो उसका इफ़ेक्ट क्या है, दूसरे पार्ट के ऊपर होता है। यानी जो भी बदलाव करने हैं सिस्टम के अंदर, उस बदलावों को हम क्या करते हैं, स्टैटिक बाइनरी फाइल में करते हैं, क्योंकि सारे फंक्शनैलिटीज़ कर्नल के उसी में होते हैं। किसी एक पार्ट को भी हम सिस्टम के बदलते हैं तो वो दूसरे पार्ट पर अफेक्ट करता है, उसका प्रभाव हमें दूसरे सिस्टम के पार्ट पर भी नज़र आता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है मोनोलिथिक अप्रोच का। उस कारण से हम लोग क्या करते हैं, लेयर्ड अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। अल्टरनेटिवली वी कुड डिज़ाइन लूजली कपल्ड सिस्टम। तो लूजली कपल्ड सिस्टम क्या है? Such system is divided into separate smaller component that have a specific and limited functionality। यानी ऐसे सिस्टम्स जो लूजली कपल्ड सिस्टम की श्रेणी में आते हैं, जिनको हम लोग क्या करते हैं, इन सिस्टम्स को हम सेपरेट डिवाइड करते हैं। किस में डिवाइड करते हैं? स्मॉलर कंपोनेंट्स में, ठीक है, जिसके स्पेसिफिक और लिमिटेड फंक्शनैलिटीज़ होते हैं हर एक पार्ट में। ऑल दिस कंपोनेंट्स टुगेदर कंप्रेसाइज द कर्नल। यानी कि ये सारे कंपोनेंट मिला के कर्नल के फंक्शनैलिटीज़ को हम दे सकते हैं। यानी हर कंपोनेंट अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ को प्रोवाइड करेगा, जिससे कि जो कर्नल के फंक्शनैलिटीज़ होते हैं उन सारे फंक्शनैलिटीज़ को हम प्राप्त तभी कर सकते हैं जब इन सारे कंपोनेंट्स को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। सो ऑल दिस कंपोनेंट्स टुगेदर कंप्रेसाइज द कर्नल। अ सिस्टम कैन बी मेड मॉड्यूलर इन मैनी वे। वन मेथड इज द लेयर्ड अप्रोच। तो यहाँ पे क्या है, मॉड्यूलर इन मैनी वे का मतलब ये होता है कि हमने ये जो स्मॉलर कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, ये स्मॉलर कंपोनेंट यानी मॉड्यूल्स में हम उन सिस्टम को डिवाइड कर रहे हैं। यानी जो सिस्टम के कंपोनेंट है उनको मॉड्यूल्स में तब्दील कर रहे हैं, जिसको हम मॉड्यूलराइजेशन या मॉड्यूल इन मैनी वे बोल के जैसे यहाँ पे बताया गया है, हम मॉड्यूल्स में तब्दील करते हैं सिस्टम को, और हर एक कंपोनेंट अपने आप में ही एक सब सिस्टम के तौर पर काम करेगा। सो वन मेथड is the layered approach in which the operating system is broken into number of layers। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, लेयर्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे आप इस चित्र को देखेंगे तो इस चित्र में हमने कई सारे लेयर्स यहाँ पे लिए हुए हैं। उदाहरण के तौर पर आप लेयर 1 की बात करेंगे, जो इनर मोस्ट लेयर है, ये हार्डवेयर लेयर है, ठीक है, हार्डवेयर। दूसरा जो लेयर है ये पीला वाला लेयर 2, जो कि CPU शेड्यूलिंग काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो इनर मोस्ट लेयर है वो हार्डवेयर लेयर है, और जो दूसरा लेयर है वो CPU शेड्यूलिंग का काम करता है। और जो तीसरा लेयर है वो है मेमोरी मैनेज करना, यानी प्रोसेसर्स को हैंडल करना, स्टोर करना, वो मेमोरी मैनेजमेंट का काम तीसरा लेयर करेगा। चौथा लेयर क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट का काम करेगा। पांचवा लेयर इनपुट आउटपुट बफर का काम करेगा, और छठा लेयर क्या है, यूज़र प्रोग्राम्स को रन करेगा। यानी मोनोलिथिकल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे तो ये सारे फंक्शनैलिटीज़ जो है ये एक ही फाइल में रहेंगे। यानी कोई भी बदलाव हम किसी भी एक लेयर में करना चाहते हैं, यानी मैं मान लीजिए कि प्रोसेस मैनेजमेंट में कोई बदलाव करना चाहता हूँ, या फिर मैं प्रोसेस मैनेजमेंट में प्रोसेसेस के एल्गोरिथम्स को बदलना चाहता हूँ, तो वहाँ पे मुझे क्या दिक्कत आएगी, ये इफ़ेक्ट दूसरे कामों पर भी करेगा। यानी यूज़र प्रोग्राम हो, IO बफर हो, CPU शेड्यूलिंग हो, हार्डवेयर हो, मेमोरी मैनेजमेंट हो, इन फंक्शनैलिटीज़ के ऊपर भी इफ़ेक्ट करेगा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में, जो कि यहाँ पे ये नहीं होता है। यानी कि मैं अगर से काम करूँगा इस लेयर पर तो ये लेयर ही इफ़ेक्ट होगा, यानी इस लेयर में ही बदलाव आएंगे, बाकी किसी लेयर में बदलाव नहीं आएंगे, ठीक है। उदाहरण के तौर पर अगर से लेयर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो यूनिक्स है, द OS है, VMS है। इसके बाद हम बात करेंगे माइक्रो कर्नल की, ठीक है। माइक्रो कर्नल इन द मिड 1980s
researcher at Carnegie Mellon University developed an operating system called Mac that modularized the kernel using the microkernel approach. माइक्रोकर्नल अप्रोच, इसका मतलब ये होता है, जो 1980s के मिड में कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में एक ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया जिसका नाम मैक बोल के रखा गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मॉड्यूलराइजेशन का इस्तेमाल किया गया और कर्नल को क्या है, माइक्रो कर्नल में बदला गया। ठीक है, जिसे मैक या माइक्रो कर्नल भी बोला जाता है। अब इस मेथड में, दिस मेथड स्ट्रक्चर द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय रिमूविंग ऑल नॉन इसेंशियल कंपोनेंट्स फ्रॉम द कर्नल, यानी कर्नल में जो भी नॉन इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं उन सारे कंपोनेंट्स को रिमूव करके इस एक माइक्रो कर्नल को इम्प्लीमेंट किया गया। द इम्प्लीमेंटिंग देम एज यूज़र लेवल प्रोग्राम्स, यानी नॉन इसेंशियल कंपोनेंट्स को यूज़र लेवल में डाला गया, राइट, और उसके लिए सेपरेट एड्रेस स्पेस बनाया गया, जिससे क्या हुआ, हमारा जो कर्नल है वो छोटा बना, कर्नल के फंक्शनलिटीज़ छोटे हो गए। इस कारण से हम उसको स्मॉलर कर्नल या माइक्रो कर्नल का नाम देते हैं। यानी यूज़र स्पेस सेपरेट बनाया गया, कर्नल स्पेस सेपरेट बनाया गया। याद रखिए, माइक्रो कर्नल, माइक्रो का मतलब है छोटा, कर्नल यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फाइल है, सारे फंक्शनलिटीज़ उसके अंदर होते हैं। मगर माइक्रो कर्नल में क्या किया गया, जो नॉन इसेंशियल कंपोनेंट्स का जो जिक्र यहाँ पे हो रहा है, नॉन इसेंशियल यानी कि जो यूज़र लेवल प्रोग्राम्स के लिए जो कंपोनेंट चाहिए उनको क्या किया गया, सेपरेट एड्रेस स्पेस दिया गया, जिसे यूज़र स्पेस कहा गया। ठीक है, चलिए इस उदाहरण के ज़रिए समझते हैं। माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर यहाँ पे है, एप्लीकेशन से, जब भी हम एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं तो वो एप्लीकेशंस हम यूज़र स्पेस में यूज़ करते हैं। ठीक है, कर्नल स्पेस में यूज़ नहीं होता है। और एप्लीकेशन आईपीसी यानी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, डिवाइस ड्राइवर, यूनिक सर्वर, फाइल सर्वर, ये सारे यूज़र स्पेस में रन होंगे। बेसिक आईपीसी, वर्चुअल मेमोरी शेड्यूलिंग और हार्डवेयर, ये कर्नल में रन होगा। ठीक है, और एक यहाँ पे उदाहरण मैं लेता हूँ, तो यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि कर्नल मोड में क्या चलेगा और यूज़र मोड में क्या चलेगा। यानी जितने भी फंक्शनैलिटीज़ थे, फंक्शनैलिटीज़ को हमने डिवाइड कर दिया और कर्नल को और छोटा बना दिया, जिसका नाम हमने माइक्रो कर्नल रख दिया। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो, मेमोरी मैनेजमेंट हो, सीपीयू शेड्यूलिंग हो, ये कर्नल मोड में रन होंगे। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हो, फाइल सिस्टम्स हो, डिवाइस ड्राइवर हो, ये यूज़र मोड में रन होंगे। मगर इसका जो मैसेज पासिंग मैकेनिज्म है वो कर्नल मोड से ही होगा। द मेन फंक्शन ऑफ द माइक्रो कर्नल इज टू प्रोवाइड द communication between the client program and the various service that are also running in the user space। ठीक है, जो भी सर्विसेज यूज़र स्पेस में रन हो रहे हैं, उन यूज़र स्पेस में रन होने वाले सारे एक क्लाइंट प्रोग्राम और जो सर्विसेज कर्नल में हैं उनके बीच में क्या करेगा, ये कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करेगा। यानी कि यहाँ से मैसेजेस आएंगे, मैसेजेस दोबारा से ट्रांसफ़र किया जाएगा, जो सर्विसेज चाहिए वो सर्विसेज ये कर्नल मोड प्रोवाइड करेगा। यानी सारे के सारे फंक्शनलिटी कर्नल स्पेस में नहीं दिए गए, डिवाइड करके यूज़र स्पेस और कर्नल स्पेस बना के इस प्रकार से सर्विसेज को डिवाइड किया गया। उस कारण से हमारा जो कर्नल है वो और भी छोटा हो गया, स्मॉलर कर्नल बना। ठीक है, उस वजह से नाम आया माइक्रो कर्नल बोल के। सो माइक्रो कर्नल के उदाहरण हैं मिनिक्स, QNX, L4 माइक्रो कर्नल, GNU, हर्ट। इसके बाद हम बात करते हैं मॉड्यूल्स की। ठीक है, क्योंकि अभी जो फ़िलहाल जो हम जिस मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के डिज़ाइन के लिए, ठीक है, परहैप्स द बेस्ट करेंट methodology फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन इन्वॉल्व्स यूजिंग लोडेबल कर्नल मॉड्यूल्स। दैट इज द कर्नल हैज़ अ सेट ऑफ कोर कंपोनेंट
and can link an additional service via modules either at a boot time or during run time। इसका मतलब क्या होता है, यानी आजकल जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम डिज़ाइन कर रहे हैं वहाँ पे लोडेबल कर्नल मॉड्यूल्स का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि LKMs का इस्तेमाल हो रहा है। लोडेबल कर्नल मॉड्यूल्स यानी कि कर्नल को जो मॉड्यूल चाहिए उस मॉड्यूल को हम लोड करते हैं और उसके कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। The kernel has a set of core components and can link an additional service via modules, यानी कि हम लोग मॉड्यूल्स में सेपरेट कंपोनेंट्स रेडी करते हैं, सेपरेट मॉड्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। और इसको कर्नल क्या है, इस्तेमाल करता है, लिंक करता है जब भी उसको एडिशनल सर्विसेज चाहिए तब। वो कब लिंक करेगा, आइदर बूट टाइम जब हम कंप्यूटर को शुरू करते हैं, चालू करते हैं उस समय पर, या प्रोग्राम के रन टाइम पर, ड्यूरिंग रन टाइम। दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन इज कॉमन इन मॉडर्न इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिक्स सच एज लाइनक्स, मैक ओएस, सोलारिस एज वेल एज विंडोज़। यानी ऑलमोस्ट सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या कर रहे हैं, अभी लोडेबल कर्नल मॉड्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी इस चित्र के ज़रिए अगर से समझना चाहेंगे तो यहाँ पे शेड्यूलिंग क्लासेस है, फाइल सिस्टम है, लोडेबल सिस्टम कॉल्स है, एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट्स है, स्ट्रीम मॉड्यूल्स है, मिसलेनियस मॉड्यूल्स है, डिवाइस एंड बस ड्राइवर्स है। यानी जो कोर है, यहाँ पे सोलारिस का उदाहरण दिया गया है। कोर सोलारी कर्नल का अगर से देखेंगे तो कर्नल को जो सर्विस चाहिए, फाइल सर्विस चाहिए, तो वो फाइल सर्विस लेगा। कब लेगा, जैसे हमने क्लियरली मेंशन किया यहाँ पे कि बूट टाइम पर तो इस्तेमाल करेगा या रन टाइम पर। रन टाइम यानी कि जब कोई प्रोग्राम रन होता है, अगर से उसको मान लीजिए एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट चाहिए तो उसी समय पर कर्नल क्या करेगा, इस मॉड्यूल को लिंक करेगा और एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट्स को इस्तेमाल करेगा, ठीक है। सो सारे मॉडर्न जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसी मॉड्यूल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, लोडेबल मॉड्यूल्स के ऊपर ही बनाया जा रहा है। इसके बाद आता है हाइब्रिड सिस्टम्स, यानी कि इन प्रैक्टिस वेरी फ्यू ऑपरेटिंग सिस्टम अडैप्ट अ सिंगल स्ट्रिक्ट डिफाइंड स्ट्रक्चर, इंस्टेड दे कंबाइन डिफरेंट स्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन हाइब्रिड सिस्टम दैट एड्रेस द परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एंड यूजेबिलिटी इश्यूज। यानी कि प्रैक्टिकल तौर पर देखा जाए तो कुछ ही ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बहुत ही मोनोलिथिक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, वरना बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, कंबाइन किया जाता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को, जिससे हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर या हाइब्रिड सिस्टम क्या करता है, वो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, सिक्योरिटी प्रदान करता है और यूजेबिलिटी इश्यूज़ को भी इरेडिकेट करता है, यानी कि हम रीयूजेबिलिटी कर सकते हैं, ठीक है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स की अगर से बात करेंगे, वी हैव द 3 हाइब्रिड सिस्टम्स लाइक एप्पल, मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम and other 2 are prominent mobile operating system like iOS and Android। यानी कुल मिला के यहाँ पे देखेंगे तो 3 हाइब्रिड सिस्टम्स मौजूद है। एक तो एप्पल का मैक ओएस, दूसरा iOS और तीसरा एंड्रॉयड, जो कि हाइब्रिड सिस्टम्स है। सो हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो यूज़र मोड है, कर्नल मोड है, कुछ फंक्शनैलिटीज़ यहाँ पे मौजूद है और कुछ फंक्शनैलिटीज़ कर्नल पे मौजूद है, जैसे डिवाइस ड्राइवर हो, लो लेवल एड्रेस स्पेस मैनेजमेंट हो, लो लेवल प्रोसेस मैनेजमेंट या फिर आईपीसी हो, ये कर्नल मोड पर रन होंगे। तो यूज़र मोड पर प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल सर्वर, आईओ मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट रन होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर्स के बारे में। होप आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। हमने शुरुआत किया था सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम, मोनोलिथिक के बारे में भी हमने डिस्कशन किया और आते आते हाइब्रिड तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। सो होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक अगर से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लेटेस्ट वीडियोस आपको इसी चैनल के ऊपर उपलब्ध रहेंगे, जो आपके नेट सेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होंगे, साथ ही साथ एकेडमिक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारे वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए। सो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक वर्चुअल मशीन्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।